रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं सामाजिक विज्ञान के, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें शामिल किए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, सारे क्वेश्चन शामिल किया हूं। और आप जानते हो 20 नंबर के अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो बहुविकल्पी तो तैयार करना जरूरी बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे, और प्रूफ भी दिखा देता हूं। तो आप लोग यहां पर देखो, सबसे पहले ये रहे क्वेश्चन, देख सकते हो यहां पर, ये देखो 70 नंबर बिल्कुल पक्का, 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। 100% आएंगे, टारगेट 90% का हमारा है ही है। अब यहां पर ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने बहुविकल्पी ही नहीं शामिल किए, सारे क्वेश्चन शामिल किए। देखो इधर ये सारे बहुविकल्पी है, इधर यहां पर है ये, और यहां पर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन भी मैंने शामिल किए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें सारे आप लोगों को तैयार करना है। मैंने इनको लिखने में बहुत सारी मेहनत की, आप लोग समझ सकते हो कि कितना मेहनत लगी होगी इतने पेज लिखने में। तो आप भी मेहनत कर सकते हो, मतलब कि लाइक कर सकते हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। अब आप प्रूफ मांगोगे, भैया आपके पास प्रूफ क्या है कि भाई आएंगे ये क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको प्रूफ देता हूं, मेरे पास आप देख सकते हो ये रहे क्वेश्चन पेपर, ये 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर हैं। यहां पर आप लोगों को मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं 2018, 2020 और यहां पर देखो 2019 और यहां पर मैं आपको दिखाऊं 2022, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। और प्लस इतने साल का एक्सपीरियंस, 2 साल आप कह सकते हो, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो चलो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व करो, और मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न के आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके, आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ था आप लोगों को बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन है जर्मनी, का नंबर क्वेश्चन है फ्रांस, गा इटली, घा इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। मैं आपको बता दूं राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था आप जानते हो फ्रांस से हुआ था, तो सही विकल्प में आप लोग चिन्ह लगाना फ्रांस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, का नंबर विकल्प है 1788 ईस्वी नंबर, दूसरा विकल्प है 1789 ईस्वी, घ नंबर विकल्प है 1790 और घ नंबर विकल्प है 1787। तो आप लोगों को पता होगा, मैं हमेशा से बताया हूं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में। तो आप लोग ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो रॉलेट एक्ट या फिर प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या चौरा चौरी की घटना, नहीं चौरी चौरे की घटना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था वो क्या था, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन था वो आप जानते हो गांधी जी ने चलाया था, और असहयोग आंदोलन का मतलब है अंग्रेजों का सहयोग ना देना, है ना। तो ये जो आंदोलन चलाया गया था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, आप जानते हो भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। का नंबर है वाशिंगटन पर, ख नंबर है जिनेवा, ग नंबर है न्यूयॉर्क और घ नंबर है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करो। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आप लोग याद रखना न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। कहां पर, न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो क नंबर विकल्प है 1919 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1924 ईस्वी, घ नंबर विकल्प है 1929 ईस्वी और घ नंबर विकल्प है 1934 ईस्वी। तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी, आप लोग ये याद रखना, ठीक है, 1929 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं WTO भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी। तो क नंबर विकल्प है न्यूयॉर्क, ख नंबर विकल्प है वाशिंगटन, ग नंबर विकल्प है जिनेवा और घ नंबर विकल्प है ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आप लोग याद रखना जिनेवा पर हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क पर टिक लगा देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो हुई थी जिनेवा में। तो ये आप लोग याद रखना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहला पेज हमारा खत्म हो चुका है। तो चलो अगले पेज पर बढ़ते हैं, तो इसको साइड करते हैं। हमारा अगला पेज ये रहा, देख सकते हो 7वां क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसका
था? क नंबर विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, ख नंबर विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, ग नंबर विकल्प है भगत सिंह और घ है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा आप जानते हो किसका था भाई, करो या मर जाओ किसका था, महात्मा गांधी जी का। तो ये आप याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? क नंबर विकल्प है 1920 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1922 ईस्वी, ग नंबर विकल्प है 1930 ईस्वी और घ नंबर विकल्प है 1942 ईस्वी। तो जल्दी से बताओ मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? मैं आपको बता दे रहा हूं 1930 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में, और एक साल बाद यानी 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, आप जानते हो, उनकी अवज्ञा किया था, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है नौवां प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो क नंबर विकल्प है 1914 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1939 ईस्वी, ख नंबर विकल्प है 1919 ईस्वी और घ नंबर विकल्प है 1942 ईस्वी। सॉरी यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत हुई है, खा दो बार लिख गया, तो आप लोग सुधार लेना। ठीक है, गा होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1924 ईस्वी में। तो आप लोग ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो इसमें कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? क है पवन ऊर्जा, ख है जीवाश्म ईंधन, ग है जल और घ है वन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन ये तीनों है, आप लोग जानते हो, पवन भी है, जल भी है, वन भी है। लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार प्रयोग कर लेते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते, यानी आपका हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपका पेट्रोल भी दे सकता है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, ये सारी चीजें, मिट्टी का तेल है, किरोसिन है ना, तो ये सारी चीजें तो आप याद रखना, जीवाश्म मतलब वही होते हैं। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है यानी अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? आप लोग जानते हो सीढ़ीदार खेती कहां पर होती है, मैं आपको बता दूं, यहां पर पंजाब विकल्प नंबर में 2 है, उत्तर प्रदेश के मैदान में, या फिर हरियाणा या उत्तराखंड। तो जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो होती है उत्तराखंड में, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन कहां से संबंधित है? मृदा संरक्षण से, या फिर ख नंबर विकल्प वन संरक्षण से, ग नंबर विकल्प है जल संरक्षण से, या घ है वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो आप याद रखना वन से संरक्षण से संबंधित है। एक स्त्री थी जो कि मतलब वन जब कट रहे थे तो वहां पर पेड़ों पर चिपक गई थी कि भाई मैं वन नहीं काटने दूंगी, है ना, तो उसी को बोला गया चिपको आंदोलन, क्योंकि वन में जो पेड़ थे उस पर चिपक गई थी। उसके बाद हम अगला पेज पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या आता है क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहता है प्रश्न नंबर 13, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पर महानदी पर या फिर चिनाब पर? तो जल्दी से आप मुझे बताओ कहां पर बना है, सतलज पर या कृष्णा पर? कमेंट करो जल्दी से, मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई जो सलाल बांध है वो कहां पर बना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना जो सलाल बांध है वो बना हुआ है चिनाब नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिया हूं। प्रश्न नंबर 14 आता है, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सी रेशेदार फसल है? का नंबर है जूट, काफी या फिर जौ या फिर रबर? तो जल्दी से कमेंट करो, आप लोगों को पता चल गया होगा भाई साहब, जूट है ना, तो जूट ही होगा, है ना, जूट या कपास आप बोल सकते हो। उसके बाद अगला आता है 15वां, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ पर धान या फिर दालें या फिर मोटे अनाज या फिर कपास। तो रबी की जो फसल होती है वो आप जानते हो दालें होती हैं। दालें मतलब आप समझ सकते हो जब गेहूं कटता है तब यहाँ पर कटती हैं, है ना, गेहूं भी होता है रबी की फसल, आप याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है, गेहूं यहाँ पर दे देगा तो क्या करोगे। और धान की जो फसल होती है वो होती है खरीफ की फसल, किसकी होती है? खरीफ की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 16, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, किसका है? का नंबर विकल्प अभ्रक का, ख नंबर विकल्प लौह अयस्क का, ग है तांबा का और घ है सोने का। तो झारखंड का जो कोडरमा है वो किसका उत्पादक है? तो वो है अभ्रक का, याद रख लेना अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक वाला सही विकल्प है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो यहाँ पर कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? रेल परिवहन या फिर सड़क परिवहन या फिर पाइपलाइन या फिर वायु परिवहन? तो जो प्रमुख साधन माना जाता है वो माना जाता है रेल परिवहन का। तो यह आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 हमारा खत्म होता है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 आता है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य नहीं है यानी पूर्ण राज्य नहीं है ना, तो यहाँ पर कौन है? उत्तर प्रदेश तो आप जानते हो पूर्ण राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, दिल्ली
और बिहार, इन दोनों में कौन होगा? तो यहाँ पर बिहार भी पूर्ण राज्य है, तो दिल्ली, आप याद रखना दिल्ली है ना। आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखना दिल्ली। या फिर जम्मू कश्मीर भी बोला जाता है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वहाँ पर केंद्र का शासन होता है, जो वहाँ की पुलिस होती है वो केंद्र के मतलब अंडर में आती है, ठीक है। इसी तरीके से दिल्ली में भी, तो ये आप याद रखना। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो क नंबर विकल्प 1980 में, ख नंबर विकल्प 1990 में, 1992 में या 2004 में। तो भारत में जो पंचायती राज यानी जो आपकी प्रधानी मुखिया का चुनाव होता है उसको बोला जाता है पंचायती राज। तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 ईस्वी में, तो आप याद रखना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप जल्दी से लिख लो, इनको आप लोग तैयार करो, ठीक है। मैं अब नहीं बताऊंगा, ये ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। वैसे मैं जैसे यहाँ पर पहला है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, किसको किया गया? जाति पर आधारित चुनाव निर्वाचन चुनाव होने में क्या हानियां होती हैं, किन्हीं दो हानियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण देकर समझाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुविकल्पी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें नंबर आपको भर भर के मिलते हैं। इसमें क्या है कि आप बना बना कर भी लिख सकते हो, इसीलिए आपको क्या करना है कि इसको पढ़ना जरूर है। आप बुक पढ़ोगे तभी इनको कर पाओगे। देखो रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो सामाजिक विज्ञान। आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन देखो, उसको पढ़ो, फिर अपने से बनाकर लिखने की कोशिश करो। अगर थोड़ा बहुत भी आपका मैच करता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान की सबसे खास बात यही है। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, एक भी नहीं पढ़ते, लेकिन उनके नंबर 80 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर सामाजिक विज्ञान में आते हैं। क्यों? क्या वो पूरी बुक रट लेते हैं? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में नंबर मिलते ही हैं। आपको अपने लॉजिक, अपने दिमाग का प्रयोग करना है। थोड़ा सा भी पढ़े रहोगे, थोड़ा सा भी मैच करेगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप बुक रटने लग जाओ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया आपको। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। उसके बाद भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? जल्दी से कमेंट करो। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा आपको। ये 7 नंबर 6 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग याद रखना 3 नंबर के आएंगे या 6 नंबर के आएंगे, तो याद रखना। दूसरा है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, कि इसकी 2 शर्तें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 12वां है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ बताइए, है ना। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन होता है, जैसे हमारे देश में है लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, हमारा दोनों देश है ना, दोनों प्रकार का है। उसके बाद आता है 13वां, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था, आप जल्दी से बताना। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट काला कानून था ना, भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था। इसका विरोध क्यों और कैसे किया गया, इसका विरोध इसीलिए किया गया है ना, और कैसे किया गया, असहयोग आंदोलन चलाकर। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए। भाई साहब पूरा समझा देना कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ, फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और बहुत सारी चीजें। उसके बाद वहां पर जनरल डायर ने अमृतसर में क्या किया कि भाई गोलियां चलवा दी, मेले में भीड़ इकट्ठा थी। आप अगर कहानी के तौर पर याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, 2 कारण बताइए। देखो प्रौद्योगिकी ने मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से मतलब बढ़ाया, ये यहाँ पर कहा गया, उत्प्रेरित किया। तो अगला है 17वां, प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 18 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 19वां है, भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने का कोई
3 कारण लिखिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, तो उसके बाद हमारा आप लोग देख सकते हो ये आता है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कहता है आपदा से आप क्या समझते हैं। बाढ़ आपदा की समस्या के समाधान के लिए 4 सुझाव दीजिए। उसके बाद 21वां है विकसित और विकासशील देश से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से आप क्या समझते हैं। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई साहब वस्तु विनिमय के किन्हीं 3 महत्वों का वर्णन कीजिए। 24वां क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 6 सुझाव दीजिए। भारत में उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वृद्धि के 6 सुझाव दीजिए। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 27वां है विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। 28वां है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। 29वां है जनसंख्या वृद्धि पर प्रकाश डालिए। 30वां है विनिमय को परिभाषित कीजिए और 31वां है आपका भूमि को परिभाषित कीजिए। तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने बताए, 31 बचाए और यहाँ पर जो बहुविकल्पी है उसको मैंने आपके 20 बता दिए, यानी 20 प्लस आपके 19 बताए हैं ना, 19 प्लस 31 आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं गारंटी के साथ अगर इन पर आप काम कर लेते हो, इनको तैयार कर लेते हो, तो बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में गारंटी लेता हूं कि 100 में 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में वैसे भी नंबर मिलते हैं। और अगर आपने तैयार कर लिया, पढ़ लिया, तो भाई साहब आपके नंबर कौन काटेगा, कौन काटेगा, आप ही बताओ मुझको। तो आई होप भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आपका विकास भैया अब मस्त मस्त ऐसी ही वीडियोस लाता रहेगा। तो चलो जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो जल्दी से। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।